गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि है स्ट्रेस। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप किसी भी साइकोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, पर उससे पहले एक बार 11th और 12th की एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से आपके लिए चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएंगी। वो तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है और बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। जो छोटे छोटे वर्ड कहीं पे भी यूज़ होते हैं पता नहीं लगता है, तो उधर से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले, और ये जो मैं जिधर से पढ़ा रही हूँ ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं और मैंने इनको बिल्कुल शॉर्टकट करके बनाया हुआ है। अगर आप कहीं और से पढ़ेंगे या मतलब खुद भी कहीं से पढ़ेंगे तो आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आप ये शॉर्टकट प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मैंने यही किया हुआ और मैं इधर से ही पढ़ा रही हूँ ताकि आपको भी ईजी हो जाए और मेरा भी रिवाइज़ हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? एक नेगेटिव इमोशन है या थॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किसके साथ एसोशिएट है? कॉज के साथ भी, इफेक्ट के साथ भी। और क्या है? टू टाइप्स का है, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। जो यू स्ट्रेस है वो क्या है? इज़ ए पॉजिटिव हेल्दी स्ट्रेस एंड गिव अस फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट एंड बेसिकली टर्म एज ए प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग योर पोटेंशियल। जो यू स्ट्रेस है ये क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस है और ये हमें क्या एक फीलिंग देता है फुलफिलमेंट की। और बेसिकली ये क्या एक प्रोसेस है ताकि हम अपने पोटेंशियल्स को क्या करें? एक्सप्लोर कर पाएँ। अब कैसे? देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, चलिए आप ये गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको इस टाइम आपको जो स्ट्रेस है कि मैं ये अपना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँगा, मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे या मतलब किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा, उसके लिए आप जो भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, तो ये सारा क्या आपका यू स्ट्रेस है। क्योंकि जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या होगा? एक सैटिस्फैक्शन मिलेगी और इसका रिज़ल्ट क्या होगा? पॉज़िटिव होगा। तो ये क्या है? एक यू स्ट्रेस है, ठीक है। और ये जो यू स्ट्रेस है ये हमारी डेली लाइफ को मतलब हमारी लाइफ को मतलब ये हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं, अगर हमारी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, बिना टेंशन के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब आ गया डी स्ट्रेस। ये क्या है? गिव हार्मफुल नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली योर माइंड एंड बॉडी नॉर्मल रूटीन इज कंपनसेटिंग। अब ये क्या है? ये भी स्ट्रेस है बट ये क्या है? नेगेटिव है। इसका जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे वो क्या है? हार्मफुल है। और हमारी जो डेली रूटीन वगैरह वो क्या कंपनसेट कर रही है इस स्ट्रेस की वजह से। जैसे कि कोई भी अब इस स्ट्रेस में आप कुछ भी ले सकते हो। अब ये नेगेटिव थॉट आ गया, ठीक है। अब जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, अगर आप यू स्ट्रेस ले रहे हो तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मेरे से क्लियर नहीं होगा, क्या होगा, घर से डांट पड़ेगी या कुछ भी, मतलब जो चीज़ें हैं ही नहीं, आप नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो और जिसकी वजह से आपकी जो डेली रूटीन है, आपको सिर दर्द हो रही है, आपकी कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है? नेगेटिव स्ट्रेस है। अब ये क्या है? टू टाइप्स का है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट क्या है? जो थोड़ी देर के लिए है, जैसे कि टेस्ट हुआ, डांट पड़ेगी, मार पड़ने वाली है या प्रिंसिपल क्या बोलेगा, मतलब वो एक दिन का है। या रिजल्ट आ रहा है, वो क्या है? एक्यूट, थोड़ी देर के लिए है। बट क्रॉनिक क्या है? जो बहुत देर के लिए, मतलब लॉन्गर पीरियड से आपको जिस चीज़ का स्ट्रेस, वो क्या हो गया? क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब आ गया इसमें एक और टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो ये नेट में बहुत बार पूछते हैं। अब जब गेट के एग्ज़ाम के बाद अगर मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाई तो मैं नेट मतलब यूजीसी नेट की बनाऊंगी और उसका मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी। तो ये सब उसमें पूछते हैं, पर ये स्ट्रेस के अंडर ही आती हैं तो इसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या आ गए? टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये कितने हैं? 4 टाइप्स के हैं। अप्रोच कन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अप्रोच कन्फ्लिक्ट, सिंगल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट एंड डबल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि क्या है। अप्रोच कन्फ्लिक्ट क्या हो गया? जैसे कि अब एक ये पर्सन है, ठीक है, इसके पास 2 सिचुएशन है और दोनों क्या हैं? पॉजिटिव है, मतलब 2 गोल्स हैं और इस पर्सन को एक चूज़ करना है इसमें से। ये क्या आ गई? अप्रोच कन्फ्लिक्ट। मतलब 2 सिचुएशन में जब कन्फ्लिक्ट आ रहा है और फिर आप किसी एक चीज़ को चूज़ कर रहे हो, वो क्या आ गया आपका? अप्रोच कन्फ्लिक्ट। जैसे कि आपकी फैमिली कंडीशन लेते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली पिकनिक पे जा रही है और आपके फ्रेंड्स हैं जो मूवी वगैरह देखने जा रहे हैं कहीं।
अब आपके लिए कन्फ्लिक्ट क्या है, आपको दोनों साइड से अपॉर्चुनिटी है कि आप कहाँ जाएंगे और इनविटेशन भी है कि, तो आप अब इस कन्फ्लिक्ट में अब आपको थोड़ा डाउट है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो ये जो आप एक सिचुएशन आती है, ये क्या आ गई आपकी अप्रोच। अप्रोच कन्फ्लिक्ट मतलब टू अप्रोचेस एंड कन्फ्लिक्ट, याद रखने के लिए ऐसे कहना, अप्रोच मतलब पॉजिटिव, तो टू पॉजिटिव में से कन्फ्लिक्ट है जो। अब आ गया अवॉइडेंस अप्रोच कन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस क्या आ गया, मतलब अवॉइडेंस मतलब जहाँ आप नहीं जाना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, वो क्या आ गया नेगेटिव। अवॉइडेंस अप्रोच मतलब टू नेगेटिव में से आपको कोई एक चुनना ही चुनना है। जैसे कि आपके घर में कोई किट्टी पार्टी है, ठीक है, आपकी मदर की फ्रेंड्स वगैरह आ रही हैं और आपको उन्होंने बोला है कि आपको उनकी हेल्प करनी है, बट आपका मन नहीं है उधर जाने का, आपको कहीं और जाना है। फिर आप सोचते हो, बट आप ना भी नहीं कर पाते हो, फिर आप सोचते हो कि मैं कुछ रीज़न दे देता हूँ कि मेरा कल एग्ज़ाम है, मेरे को पढ़ना है, टाइम नहीं है। बट उस चीज़ के लिए भी आपको क्या हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, टू नेगेटिव में से, बट फिर भी आपको एक को चूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गई, अवॉइडेंस अप्रोच कन्फ्लिक्ट। ओके, अब आ गई सिंगल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है, सिंगल अप्रोच मतलब पॉजिटिव, सिंगल अप्रोच है आपके पास, बट जो उसका आउटकम है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है और आज आप क्या कर रहे हो, आज आप पढ़ नहीं रहे हो, आप कहीं घूमने चले गए या टीवी देख रहे हो, अभी के लिए तो आप मतलब मज़े कर रहे हो, पॉजिटिव है, बट जो उसका आउटकम आने वाला है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गई डबल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या आ गया, डबल अप्रोच है अवॉइडेंस, डबल क्यों है कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कंडीशन के हिसाब से आप क्या चुनते हो, ठीक है। चूज वन विच इज़ बेस्ट सूटेबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बट आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज करना है। ओके, अब आ गया, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, कंडीशन दे दी होगी और नीचे ये 4 टाइप्स के बता दे होंगे और आपको बताना है कि कौन सा लग रहा है उधर। ओके, अब ये आ गया ये सबसे पहले बताना चाहिए था बट मैं आगे बता रही हूँ। चलो, स्ट्रेस क्या है, लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, स्ट्रिक्टस से, जिसका मीनिंग क्या है, टाइट और नैरो, ठीक है। अब आ गई थर्ड चीज़ इसमें, स्ट्रेसर क्या है, आर इवेंट दैट कॉज अवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेसर ऐसे इवेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी क्या स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करती है। अब ये जो रिएक्शन होता है, द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर, जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर को रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ओके, अब आ गया स्ट्रेसर। स्ट्रेसर कितने टाइप का है, 3 टाइप का, और स्ट्रेस कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। और जो डी स्ट्रेस है वो आगे फिर से 2 टाइप्स का है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। और ये क्या है, स्ट्रेसर है, कैटाक्लास्मिक, पर्सनल, बैकग्राउंड। जो कैटाक्लास्मिक स्ट्रेस है ये क्या है, ये वो इवेंट है, इवेंट दैट अकर सडनली एंड यूजली इफेक्ट ए लॉट ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। ये वो स्ट्रेस है या वो इवेंट्स हैं जो एक साथ बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि टेररिस्ट अटैक, किसी जगह पे टेररिस्ट अटैक होता है तो जिस जगह होता है वहाँ के लोग तो इफ़ेक्ट होते हैं, बट जो बाकी न्यूज़ में सुनते हैं वो भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये कोविड, ये क्या है, कैटाक्लास्मिक है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन को या बहुत सारे लोगों को एक साथ इसका सामना करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट आ गया पर्सनल स्ट्रेसर। पर्सनल क्या आ गया, सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस सच एज डेथ ऑफ क्लोज रिलेटिव, लॉस ऑफ ए जॉब, एक्स्ट्रा। पर्सनल क्या आ गया, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंगल इंडिविजुअल के रिलेटेड है, ठीक है, हमारे खुद के रिलेटेड। जैसे किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाती है, किसी की जॉब चली जाती है, कोई फेल हो जाता है, ठीक है, या किसी को कुछ डिजीज़ हो जाती है, वो क्या आ गया, पर्सनल स्ट्रेस आ गया, ठीक है। अब जैसे कि अब ये जो पर्सनल स्ट्रेस हैं या पर्सनल स्ट्रेसर्स हैं, ये किसके लिए, लॉन्ग लास्टिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए भी क्या कौन सा स्ट्रेसर होता है, पर्सनल स्ट्रेस। और इसमें क्या, ये बायोलॉजिकल बेसिस में पढ़ाऊंगी जब डिसऑर्डर की वीडियोस, उधर आपको सब मतलब पता लगेगा। अब यह है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके सिम्टम्स क्या है, फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार की, जैसे सीजोफ्रेनिया का दे देते हैं, तो फिर उसके पॉजिटिव सिम्टम कौन से हैं, नेगेटिव सिम्टम्स कौन से हैं, इस टाइप के, ठीक है, बट ये आगे जाके करेंगे। अब आ गया बैकग्राउंड स्ट्रेस। अब ये क्या आ गया, डिपेंड अपॉन रेगुलर लेवल कॉज माइनर इरिटेशन। ये क्या है, हमारे रेगुलर बेसिस जो कि हमें
माइनर इरिटेशन देते हैं, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं या हमारे घर के पास ट्रेन जा रही है उसकी आवाज़ें, या जो भी बैकग्राउंड की आवाज़ें, आप ट्रैफिक में हैं वो जो हॉर्न की आवाज़ आ रही है वो सब, ठीक है, वो क्या आ गया, बैकग्राउंड स्ट्रेसर, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, क्या आ गया, थ्रेट और चैलेंज। अब थ्रेट और चैलेंज में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको लास्ट जो लेजारस की इमोशन की थ्योरी करवाई थी उसमें भी बताया था। अब देखें थ्रेट और चैलेंज क्या फ़र्क है। जो प्राइमरी अप्रेजल है, पहले हम क्या इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे प्राइमरी इज़, अगर कोई कंडीशन आ रही है सबसे पहले आप देखेंगे कि ये स्ट्रेसर है, अगर आपको लगेगा नहीं है तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो उधर क्या होता है कि कुछ लोगों को वो आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और कुछ को नहीं, जिनको नहीं करती है वो नॉर्मल रहते हैं, जिनको करती है तो उनको बहुत सारी इरिटेशन होती है, ठीक है। अगर लगता है यस तो ये क्या है, फिर आपको लगता है कैन आई हैंडल इट, क्या इस चीज़ को मैं हैंडल कर सकता हूँ। अगर होगा नो तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा, और अगर होगा यस तो आप उसको एज ए चैलेंज लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, एकदम से क्लास में और एकदम से अनाउंस हो गया कि कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। अब जो बच्चा पहले से प्रिपेयर होगा या जिसको कोई टेंशन नहीं होगी, उस तो वो उसको लिए उसके क्या लगे, वो सबसे पहले बच्चे सोचेंगे कि क्या ये स्ट्रेस है। अब कुछ बच्चों को तो स्ट्रेस लगेगा ही नहीं, क्योंकि मतलब उनको पढ़ने की कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा, तो वो उनके लिए स्ट्रेस की कोई चीज़ नहीं है, वो इधर ही इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, उनके लिए स्ट्रेस नहीं है। बट जिनको लगेगा कि है, अब सेकेंडरी में क्या होगा, उनको लगेगा क्या हम कल तक ये प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनको लगेगा हम नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रेस्ड हो जाएगा, वो उस चीज़ को एज ए थ्रेट लेंगे। या आप सरप्राइज टेस्ट की एग्जांपल भी यहाँ डाल सकते हैं। और अगर आपको लगेगा कि यस मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, घर जाके रिवाइज करूँगा, कर ही लूँगा, क्या ही होगा, तो वो नॉट स्ट्रेस, आप उस चीज़ को क्या एज ए चैलेंज लेंगे, ओके। तो ये एग्जांपल थी इसकी। अब आ गया साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, सबसे पहले ये एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बताती हूँ मैं। ये आ गया कॉज, इंटरनल स्टेट एंड रिजल्ट। कॉज क्या आ गया सबसे पहले स्ट्रेस का, या तो एक्सटर्नल होंगे या तो इंटरनल स्ट्रेसर होंगे। स्ट्रेसर अभी बताया मैंने आपको, कोई भी इवेंट जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। अगर इंटरनल होंगे तो क्या होगा, बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस को शो करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल कैसे हो रही है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, थर्ड आ गया इसका रिजल्ट। रिजल्ट क्या, चैलेंज टू बी चैलेंज टू बी ओवरकम और इलनेस। अगर रिजल्ट क्या होगा स्ट्रेस रिएक्शन का, या तो ये वाले कोई बता रहा है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, अगर आप चैलेंज लेंगे तो आप ओवरकम कर पाएंगे, बट अगर आप उसको एज ए थ्रेट लेंगे तो इलनेस या स्ट्रेन वगैरह हो जाएगी, ठीक है। एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रेसर होगा, कोई भी इवेंट हो गया, ठीक है, उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में चेंजेस वगैरह आएंगे। रिजल्ट क्या होगा, अगर आप उसको एज ए चैलेंज ले रहे हैं तो ओवरकम कर पाएंगे, अगर आप उसको एज ए थ्रेट ले रहे हैं तो क्या इलनेस हो सकती है या कुछ भी मेटाबॉलिज्म वगैरह आपका सब डिस्टर्ब हो सकता है। अब आगे रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ये इधर से जो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स और बिहेवियरल रिस्पॉन्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में क्या आ जाता है, ठीक है। जैसे चेंज इन हार्ट रेट आ गया, हमारा बीपी आ गया, लो बीपी, हाई बीपी, मेटाबॉलिज्म या फिजिकल एक्टिविटी, ये किस में आ गया, सारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में आ जाएगा। इमोशनल क्या आ गया, इमोशन मतलब हमारे इमोशंस के साथ रिलेटेड, जैसे मूड स्विंग हो जाएंगे, डिक्रीज कॉन्फिडेंस का डिक्रीज होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, ठीक है, ये क्या आ गया, इमोशनल रिस्पॉन्स आ गया स्ट्रेस को। अब आ गया बिहेवियर, बिहेवियर में क्या हो जाएगा, एग्रेशन, ईटिंग लेस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आ गए हमारे रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल आ गए, इमोशनल आ गए, बिहेवियरल आ गए, ओके। कुछ लोग मतलब स्ट्रेस की वजह से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, खाना कम कर देते हैं, उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनती है, तो ये क्या आ गया, उनके बिहेवियर में ये चीज़ें शो होती हैं, इसलिए हम इसको बिहेवियरल बोलते हैं। इमोशंस के आगे कभी गुस्सा करते हैं, कभी ठीक से बात करते हैं, मूड स्विंग होते हैं उनके, कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ हो जाता है, किसी के सामने बात नहीं कर सकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं, एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी होगी तभी जाके डिप्रेशन होगा। चले अब नेक्स्ट आ गए हमारे मॉडल।
इसका सिंपल से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये होम्स एंड राहे का एक मॉडल था, सोशल एडजस्टमेंट रेटिंग स्केल था, आइडेंटिफाइंग अपकमिंग स्ट्रेस, और इसमें क्या थे 43 पैरामीटर सेट किए थे, और ये कब आया था 1967 में आया था। ओके, ये ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने डाल दिया हुआ इसमें। अब नेक्स्ट आ गया यर्कसन एंड डैटसन लॉ। ठीक है, इसको हम इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, पूछ भी सकते हैं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस किसने दी थी। अब इसमें मेन क्या है मैं पहले आपको शॉर्टकट से बता देती हूँ। ठीक है, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ये शेप है, और इसमें क्या होता है अप्रेजल और परफॉर्मेंस के बीच में जो भी रिलेशन है उस बेसिस पे ये लॉ बना हुआ है। ठीक है, अब आ गया यर्कसन डैटसन लॉ इज एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप इन अराउजल एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड बेसिकली दिस ग्राफ is also known as inverted U hypothesis. This law indicate that the performance increases with physiological or mental or psychological arousal. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती जाती है। ये आ गई हमारी परफॉर्मेंस और ये आ गया हमारा अराउजल। परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे कि क्या हो रहा है हमारी फिजियोलॉजिकल या मेंटल या साइकोलॉजिकल अराउजल इंक्रीज़ हो रहा है। ये इंक्रीज़ मतलब अगर ये इधर को भी बढ़ रही है तो ये इधर को भी बढ़ रही है। देखो इधर ऐसे ऐसे, ये पता है ना कैसे बढ़ता है, बट ओनली अप टू ए पॉइंट वेयर लेवल ऑफ स्ट्रेस बिकम टू हाई दस द परफॉर्मेंस डिक्रीजेज। बट एक लेवल है और उस लेवल को हम क्या बोलते हैं ऑप्टिमल लेवल। ठीक है, अब जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है अराउजल के साथ साथ, बट एक लेवल है, और एक ऐसा लेवल आएगा जबकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो फिर परफॉर्मेंस के साथ साथ ये क्या अराउजल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। देखो इफ़ अराउजल इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ऑप्टिमल लेवल, अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल ये है ऑप्टिमल लेवल इससे अगर इंक्रीज हो रही है देन द परफॉर्मेंस डिक्रीजेज। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इफ़ अराउजल इज़ इंक्रीज फ्रॉम ऑप्टिमल लेवल देन परफॉर्मेंस डिक्रीजेज, तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग या कौन सी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वो क्या है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। सिंपल है बिल्कुल कि हमारी परफॉर्मेंस और अराउजल परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी जब हमारा फिजियोलॉजिकल मेंटल या साइकोलॉजिकल अराउजल क्या है इंक्रीज़ हो रहा है, बट एक लेवल आएगा उसको क्या बोलते हैं ऑप्टिमल लेवल। अगर उसके ऊपर परफॉर्मेंस जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया अब ये क्या था मॉडर्न, जो फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस है किसको बोलते हैं उनको सैले। इनका क्या है एक मॉडल भी है, इसको नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले आगे डी स्ट्रेस। अब ये क्या है इनकी स्टेजेस है एक हिसाब से। सबसे पहले क्या होगा डी स्ट्रेस होता है बंदा, फिर फटीग, फिर एग्जॉशन होता है। एग्जॉशन में क्या है, एग्जॉशन में है कि इम्यून सिस्टम में इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। फिर उसके बाद सिकनेस हो गई, फिर बर्नआउट और ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें क्या होता है बर्नआउट और ब्रेक डाउन में क्या है फिजिकली और साइकोलॉजिकली, और ये जो फिजिकली या साइकोलॉजिकली एग्जॉशन है इसको हम क्या बोलते हैं बर्नआउट। अब आ गया हमारा नेक्स्ट मॉडल GAS मॉडल। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब आ गया जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, ये किसने दिया था सैले ने, कब 1956 में। इसमें क्या 3 स्टेजेस है, अलार्म, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्टेज ऑफ एग्जॉशन। ठीक है, स्टिमुलस आ गया क्या हमारा लेवल ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस, तो ये क्या होता है अलार्म रिएक्शन। अब मैं आपको एक ऐसे नॉर्मल एग्जांपल लास्ट में बताती हूँ, पहले बता देती हूँ ये स्टेजेस क्या है। अब आ गया अलार्म रिएक्शन स्टेज। इसमें क्या आ गया प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस लेड टू द एक्टिवेशन ऑफ द एडर्नल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम। अब अलार्म रिएक्शन में क्या आ गया, जैसे कोई भी कुछ कंडीशन आ गई, जैसे कि कुछ भी ऐसा इवेंट आता है जिसकी वजह से क्या हो गया कुछ मतलब आपको स्ट्रेस हो गया, कुछ भी चीज़ ले लो। ठीक है, अलार्म क्या आ गया जब आपको पता लगा बाहर के स्टिमुलस की वजह से कि हाँ कुछ है। फिर उसके बाद क्या होगा आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस स्टेज में क्या करते हैं आप, इफ़ स्ट्रेस इज़ प्रोलॉन्ग्ड
द रेजिस्टेंस स्टेज बिगिन। अगर वो स्ट्रेस देर तक रहता है तो ये क्या रेजिस्टेंस स्टेज स्टार्ट होती है, ठीक है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉल्स फॉर मोर कॉजेशन यूज ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सेज एंड यू वुड मेंटेन मेक इफेक्ट टू कोप विद स्ट्रेस। अब आप क्या करते हैं रेजिस्टेंस स्टेज में, अगर वो आगे देर तक चलता है तो आप उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये जो मैंने पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स या पीछे एडर्नल कॉर्टेक्स का बताया हुआ है, ये क्या जब आप बायोलॉजिकल बेसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो अ, ये है एडर्नल पिट्यूटरी या कॉर्टेक्स सिस्टम, ये क्या है हमारे स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, बॉडी में। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या आ गया, जो कि हमारी बॉडी में एक बैलेंस बना के रखता है। एक पैरासिम्पैथेटिक है, एक सिम्पैथेटिक है। जो सिम्पैथेटिक है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड भी बोलते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल चलता है। अब ये मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया एग्जॉशन स्टेट। इसमें क्या हो गया कॉन्टिन्यूस। अब जब कॉन्टिन्यूसली आप उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, बट एक टाइम आएगा कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूड एक्सपोजर और एडिशनल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मेक द सिस्टम बिकम इनइफेक्टिव। अब जब ये चीज़ बार बार होती जाएगी वो मेंटेन भी नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा एग्जॉशन स्टेट आ जाएगी, जहाँ की क्या होगा सिस्टम को इफेक्ट हो जाएगा, ओके। अब अब ये जो मॉडल है इसको क्या क्रिटिसाइज़ किस लिए किया गया था, क्योंकि इन्होंने बड़ा लिमिटेड रोल दिया था साइकोलॉजिकल फैक्टर को स्ट्रेस में, ठीक है। देखो इसमें क्या एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी के घर पे शादी आ गई, अब फंक्शन स्टार्ट हो गए, अलार्म रिएक्शन, फिर वो उन चीज़ को बैलेंस कर रहा है। अगर एक ही इंसान पे या एक ही पर्सन पे सब स्ट्रेस है बैलेंस कर, बट एक स्टेज आएगी जब उससे ये चीज़ें हैंडल नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा स्टेट ऑफ एग्जॉशन। जहाँ तक हैंडल हो रहा है सेम चल रहा है, जहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्व का सिस्टम का काम है, तो उधर क्या है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस ही रहेगी, फिर एग्जॉशन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये एक ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार, तो मैंने ये भी बनाया हुआ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। हार्ट चोकिंग मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना, ब्लॉक होना। गेट वीकर ग्रेजुअली, ओके। अब आ गया कॉग्निटिव अप्रेजल, रिचर्ड लेजारस। अब कॉग्निटिव अप्रेजल भी इनका और इनकी एक थ्योरी भी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में है वो, इमोशंस पे, ठीक है। अब कॉग्निटिव अप्रेजल में क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन लार्जली डिपेंड अपॉन द परसीव इवेंट एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड और अप्रेस्ड। अब जो इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहा है, ठीक है, और कैसे इंटरप्रेट कर रहा है या अप्रेज कर रहा है। देखो ये आ गया प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल, टू टाइप्स के हैं। प्राइमरी में क्या आ गया परसेप्शन ऑफ न्यू और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, मतलब जो भी न्यू और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है आप उसको परसीव कर रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो न्यूट्रल, मतलब अच्छा समझ रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है या कोई हो ही नहीं रहा है, न्यूट्रल है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या हो गया असेसमेंट ऑफ वन कोपिंग एबिलिटी एंड रिसोर्सेज। सेकेंडरी में क्या है फिर आप अपनी खुद की कोपिंग एबिलिटीज़ को देख रहे हैं या रिसोर्सेज को देख रहे हैं, इमोशनल आ गए उसमें, सोशल आ गई, मेंटल आ गई, पर्सनल आ गई और फिजियोलॉजिकल आ गई। ये टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी मैंने आपको पर्सनालिटी में पढ़ाई हैं, टाइप ए एंड बी सी। हार्डी पीपल, इस बार एग्ज़ाम में नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था हार्डी पीपल के ऊपर, मतलब कुछ 6 या 7 उनके नीचे करेक्टरिस्टिक्स दी थी और नीचे ग्रुप बना के आपको चुनना था कि क्या है हार्डी पीपल। तो हार्डी पीपल क्या है हार्ड वर्कर्स हु लैक द एंगर, जिनमें एंगर कम होता है एंड हॉस्टिलिटी भी कम होती है, स्ट्राइव ऑन स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस के ऊपर मतलब अपना बैलेंस रखते हैं, नॉर्मल रहते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, वो क्या है हार्डी पीपल। ऑप्टिमिस्टिक कौन से होते हैं, जो कि पॉजिटिव आउटकम्स को ही देखते हैं ज़्यादा, और स्ट्रेस का कम एक्सपीरियंस करते हैं हर एक चीज़ को, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि अब ये भी मुश्किल है ये भी मुश्किल है, वो हर एक चीज़ को है पॉजिटिव लेते हैं। और जो टाइप डी है वो डिप्रेशन है, और टाइप सी क्या है प्लीजेंट बट रिप्रेस्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं,
और ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर के। टाइप सी किसने, मॉरिसन ने दी है। टाइप बी और टाइप ए किसने दी है, फ्राइडमैन एंड रोजमैन ने दी है। जो टाइप ए थी उसमें क्या था, ये लोग ज़्यादा एम्बिशियस थे और मतलब इनको हमेशा जल्दी रहती है हर एक चीज़ की, जो भी है अभी ख़त्म करो। ज़्यादा रिस्क लेना पसंद होता है, ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। और जो टाइप बी हैं वो टाइप ए के अपोजिट हैं। जो टाइप सी है वो क्या है, रिप्रेस्ड होते हैं, ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं इन पर्सनैलिटीज़ को। और ऑप्टिमिस्टिक हो रही है, मैंने पहले का बताया हुआ आपको। चलो ठीक है। हाँ ओके, तो आज की ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम अपना क्या करेंगे, मैं बता देती हूँ कौन सा यूनिट आएगा। मोटिवेशन भी करवा सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो, और परसेप्शन। अब एक बचा है परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो ये 3-4 वीडियोस में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बायोलॉजिकल बेसिस करवाऊँगी। 1 तारीख तक मैक्सिमम सारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, थैंक यू।